कभी सोचा है हिंदी की जो सबसे पहली कविता थी वो सुनने में कैसी लगती होगी? चलिए आज चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां तलवारें थीं, बड़े बड़े महाकाव्य थे और वीर गाथाएं थीं। जी हाँ, आज हम सफर कर रहे हैं आदिकाल का। लेकिन इस सफर को शुरू करने से ठीक पहले एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। सवाल ये कि हिंदी साहित्य के पहले महाकवि आखिर थे कौन? आइए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अब देखिए, इन कवियों को जानना है ना, तो सबसे पहले हमें उनकी दुनिया को समझना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं आदिकाल की, यानी हिंदी कविता का वो दौर जिसे वीर युग भी कहा जाता है। तो इस जमाने को वीर गाथा काल भी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है वीर गाथाओं का काल। जरा सोचिए, एक तस्वीर बनाते हैं दिमाग में। भाट और चारण हैं, आग के चारों तरफ बैठे हैं और ढोल की थाप पर राजाओं की बहादुरी और जबरदस्त लड़ाइयों के किस्से सुना रहे हैं। ये किलों का, तलवारों का और बेमिसाल हिम्मत का जमाना था। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। हम एक असली ऐतिहासिक दौर की बात कर रहे हैं जो करीब करीब 1050 से 1375 ईस्वी के बीच का था। तो अब जब माहौल बन ही गया है, तो फिर चलिए मिलते हैं उन सितारों से जिन्होंने इस काल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है चंद्र बरदाई का। इन्हें शाही चारण भी कह सकते हैं, जो इस वीर युग के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ थे। ये नाम चंद बरदाई, इसे अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये वो नाम है जिस पर कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की पूरी नींव ही रखी गई। अब चंद बरदाई की सबसे बड़ी देन क्या थी? वो थी पृथ्वीराज रासो। पता है, इसे अक्सर हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। पर वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो तो महान राजा पृथ्वीराज चौहान के जिगरी दोस्त और सबसे खास राजकवि थे। सोचिए, उन्होंने इतिहास को कविता बना दिया और उस कविता को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। अच्छा, तो अब शाही दरबार से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं आम लोगों के बीच। यहाँ हम मिलेंगे जगनिक से, एक ऐसे कवि जिन्हें हम सच में जनता की आवाज कह सकते हैं। तो ये हैं जगनिक। देखिए, अगर चंद बरदाई दरबार की आवाज थे, तो फिर जगनिक क्या थे? जगनिक थे लोक गीतों की जान, उनकी आत्मा। इनकी जो सबसे मशहूर रचना है वो है आल्हा खंड। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? वो ये कि जगनिक इतने लोकप्रिय लोक गायक थे कि उनकी कविताएं आज भी, मतलब सदियों बाद भी, उत्तर भारत के गांवों में गाई जाती हैं। यही तो है उनकी कला की असली ताकत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे कवि की तरफ। इन्होंने ना वीर गाथा काल में एक बिल्कुल ही अलग रंग भर दिया। ये है नरपति नाल, जिन्हें हम वियोग के कवि या विरह के कवि के नाम से जानते हैं। तो मिलिए नरपति नाल से। सोचिए, एक ऐसा जमाना जहां हर तरफ तलवारों की खनक थी, वहां इन्होंने दिल टूटने की आवाज को सुना। इन्होंने अपनी शायरी का मौजू युद्ध को नहीं बनाया, बल्कि प्रेम और जुदाई के उस मीठे से दर्द को बनाया। इनकी जो सबसे अहम रचना है वो है बीसल देव रासो, और इनकी खासियत ये थी कि इन्होंने वीरता और श्रृंगार, मतलब कि प्रेम और विरह, इन दोनों ही रसों पर लिखा। उन्होंने ये दिखाया कि एक योद्धा का दिल भी प्यार में टूट सकता है, बिखर सकता है। तो ये थे वो तीन अलग अलग कवि जिनसे हमने मुलाकात की। अब जरा ये देखते हैं कि इस वीर गाथा काल की विरासत आखिर है क्या, और कैसे ये तीनों कवि हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर के तीन बड़े स्तंभ माने जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं चंद बरदाई और उनका पृथ्वीराज रासो, जगनिक और उनका आल्हा खंड, और नरपति नाल्हा और उनका बीसल देव रासो। एक शाही कवि, एक लोक गायक और एक विरह का कवि। ये तीनों जब एक साथ आते हैं तो आदिकाल की एक बहुत ही, कह सकते हैं कि एक पूरी और शानदार तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इन सदियों पुरानी वीर गाथाओं में आज भी ऐसा क्या है जो हमारे दिलों में गूंजता है? क्या ये सिर्फ बहादुरी की कहानियां हैं, या फिर इनके अंदर प्रेम, फर्ज और इंसानी जज्बातों का कोई बहुत गहरा संदेश भी छिपाए? सोचने वाली बात है।